स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या जाना था, हमने जाना था बैंक के प्रकार, टाइप्स वगैरह जाने थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ जो जीवन बीमा वगैरह हैं उनके बारे में जानेंगे। एनएससी क्या होता है और साथ ही शेयर बाजार, शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस, तो बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस भी बैंक के जैसे ही होता है, मतलब इसके जो कार्य हैं छोटे स्तर पर होते हैं, उसी तरह से रुपये जमा कराए जाते हैं, परंतु छोटी छोटी जो अमाउंट है इसमें कराई जाती है वो छोटे स्तर पर ही होता है। पोस्ट ऑफिस होता है बैंक के ही समान, बैंक के समान, और इसमें भी सेम ही चीज़ होती है। बैंक में जैसे हम रुपये जमा कराते हैं उसी तरह से हमें ब्याज मिलता है। इसमें छोटे अमाउंट्स जो है हम जमा करा सकते हैं। इसकी एक कमी ये है कि हम इसमें चालू खाता नहीं खोल सकते। चालू खाता हम कल वाली वीडियो में जान चुके हैं क्या होता है। तो करंट अकाउंट जो है वो हम पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकते। नेक्स्ट है एनएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग कार्ड। नेशनल सेविंग कार्ड इस तरह का एक कार्ड होता है। इसमें हम एक फिक्स अमाउंट जो है वो लिख देते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, और ये जो कार्ड है ये हमारे पास रहेगा। और ये कार्ड हम जब बैंक को दिखाते हैं, जब समय पूरा हो जाता है और बैंक को हम दिखाते हैं, तो ये कार्ड को देखकर जो है बैंक हमें हमारा रुपया दे देता है, साथ ही उस रुपये पर हमें कुछ ब्याज भी देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन बीमा के बारे में। जीवन बीमा जो है 1956 में आया था, 1956 में आया था, और ये ग्राहक और कंपनी के बीच समझौता होता है। समझौता या बॉन्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये क्या होता है, कंपनी और ग्राहक के बीच में एक बॉन्ड होता है। 1956 में आया था जीवन बीमा। और तो जान लेते हैं जीवन बीमा जो कराने के उद्देश्य क्या है। इससे क्या होगा, जीवन भर हमें सिक्योरिटी प्राप्त होगी, जीवन भर सुरक्षा। वृद्धावस्था के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर वृद्धावस्था में हमारे पास कोई इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस समय जो है ये हमें कुछ फिक्स अमाउंट देता है, जिससे कि हमारा जो वृद्धावस्था जो होती है वो आराम से कट जाती है। वृद्धावस्था में हमें जो है आर्थिक सहायता मिल जाती है, इससे आर्थिक सहायता, और कुछ जो है संपत्ति कर भी हम इससे ले सकते हैं। तो जीवन बीमा क्या है, 1956 में आया था। इसके उद्देश्य है जीवन भर सुरक्षा मिल जाएगी, वृद्धावस्था में आर्थिक जो सुविधा है वो हमें प्राप्त होगी, और साथ ही संपत्ति कर भी इस पर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आजीवन बीमा के बारे में। आजीवन बीमा, इसके अंदर पूरे जीवन भर जो है, पूरे जीवन में हमें पैसे जमा कराने होते हैं, पैसे जमा कराने होते हैं, और ये जो है हमारी मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। जिसके नाम से भी हम ये आजीवन बीमा करके गए हैं उसे ये रुपये प्राप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने ये बीमा कराया है उसे ये प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जिसके नाम पे कराया गया है उससे ये प्राप्त होता है। तो इसमें आजीवन रुपये जमा करने होते हैं, और व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जिसके नाम से बीमा कराई गई उसको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है सीमित भुगतान। इसमें भी भुगतान क्या है, सीमित का मतलब कुछ समय के लिए ही करना पड़ता है, कुछ सीमित समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए जो है भुगतान करना पड़ता है। और अगर व्यक्ति उस अवधि पूरी होने तक अगर जिंदा है तो उसको वो रुपया मिल जाएगा, और अगर वो जिंदा नहीं तो उसके घर वालों को वो रुपया मिल जाता है। नेक्स्ट है बंदोबस्ती भुगतान। इसमें भी एक सीमित अमाउंट जो है हम जमा करते हैं, और अगर हम जिंदा हैं तब तो हमें मिलेगा, और अगर हम जिंदा नहीं हैं तो हमारे घर वालों को प्राप्त हो जाता है, जिसके नाम से भी वो लिख के गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। और शेयर का मतलब होता है एक कंपनी के कई सारे सदस्य बन जाते हैं, कई सारे सदस्य होते हैं और उनका आपस में शेयर होता है। मान लीजिए कोई कोलगेट की कंपनी है, और कोलगेट की कंपनी है और उस पर रुपया लगाना है, तो एक व्यक्ति नहीं लगाएगा, उसमें वो कई सारे व्यक्तियों को अपने साथ मिला लेगा और थोड़ा थोड़ा शेयर सभी देंगे। अगर वो कंपनी
फायदे में जा रही है, कोलगेट वाली कंपनी जो अगर फायदे में जा रही जो है, फायदे में गई, अगर कोलगेट का जो प्रोडक्ट है अगर ये फायदे में गया तो जो बाकी सदस्य जिनने शेयर लिया है उन्हें लाभ होगा, अगर ये घाटे में गई तो बाकी सबको भी नुकसान होगा। नेक्स्ट है ऋण पत्र, ये भी शेयर से ही रिलेटेड होता है, परंतु अगर कंपनी को लाभ हो रहा है, अगर या तो लाभ हो रहा है या फिर हानि, लाभ या हानि इन दोनों ही स्थिति में एक फिक्स अमाउंट जो है हर सदस्य को मिलेगी, फिक्स अमाउंट हर सदस्य को। अगर 10 लोगों ने मिलकर रुपया लगाया है तो अगर घाटे में भी गई, अगर वो कंपनी जिस पे भी लगाया, मान लीजिए कोलगेट पे ही लगाया, अगर वो घाटे में गई है तो भी एक फिक्स अमाउंट जो है हर सदस्य को दिया जाएगा। नेक्स्ट है पिगी बचत योजना। पिगी बचत योजना जो है सिंडिकेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। बचत योजना जो है सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये जो है किस लिए शुरू किया गया था? ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करने के लिए, बचत की आदत विकसित करने के लिए। तो जो पिगी बचत योजना सिंडिकेट बैंक के द्वारा शुरू की गई थी और साथ ही क्यों शुरू की गई थी? जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए, उनके अंदर जो है ये बचत की भावना विकसित करने के लिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पीएफ। पीएफ का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये जो है सैलरी से कटता है, जब कर्मचारी द्वारा ही दिया जाता है और इससे जो है एक अच्छी रकम जो है उसके लिए इकट्ठा हो जाती है। तो प्रोविडेंट फंड जो है कर्मचारी अपनी इच्छा से कराता है और लास्ट में जब उसे रुपया मिलता है तो बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है, तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रोविडेंट फंड जो कि हर महीने सैलरी से कटता है, कुछ थोड़ी बहुत रकम जो है सैलरी से प्रोविडेंट फंड के रूप में काट ली जाती है और बाद में इकट्ठा होके उस कर्मचारी को दी जाएगी। नेक्स्ट है जीपीएफ। जीपीएफ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड ये जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, सरकारी नौकरी के लोगों के लिए और इसमें जो है कर्मचारी की इच्छा नहीं होती है और ये अपने आप ही उसकी सैलरी में से काट लिया जाता है, परंतु लास्ट में जो रकम मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये जो सरकारी लोगों के लिए, ये जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ईपीएफ। ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ये जो है जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी ये सुविधा दी जाती है और इसकी शर्त क्या है? इस जो संस्था, जिस संस्था में आप लगे हुए हैं उसे खुले हुए 3 साल हो, 3 साल पहले वो खुली हो संस्था, 3 साल पहले संस्था खुली हो और लगभग 20 लोग इसमें काम करते हो, तभी ये हर कर्मचारी को दिया जाता है। मतलब हर कर्मचारी को ये सुविधा दी जाएगी। कौन सी? ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जो कि अगर वो संस्था 3 साल पहले खुली है और 20 लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधा दी जाती है और ये प्राइवेट सेक्टर में भी दी जाती है। और अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद जो जानेंगे बाकी जो है बचत की जो निर्धारक तत्व है उसके बारे में पहले शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा दें। पोस्ट ऑफिस बैंक के समान ही होता है। इसमें छोटी छोटी जो धनराशि है वो जमा कराई जाती है, परंतु इसमें एक जो चालू खाता है, करंट अकाउंट है, वो नहीं खोल सकते। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग कार्ड। एक फिक्स अमाउंट इसमें लिख दी जाती है और जब व्यक्ति वो कार्ड दिखाता है बैंक को तो वो उससे राशि मिल जाती है और उस पर कुछ ब्याज भी मिलता है। नेक्स्ट है जीवन बीमा। जीवन बीमा जो है 1956 में स्टार्ट की गई थी और इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि जब वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना
साथ ही ये संपत्ति कर भी देता है। बीमा जो है जो संपत्ति कर भी देगा और वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता भी इसके द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आजीवन बीमा। आजीवन बीमा में जो जिसने बीमा कराई है उसे पूरे जीवन भर रुपए जमा करने पड़ते हैं और उसके मरने के बाद जिसके नाम से उसने बीमा कराई है उसको वो रुपए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सीमित भुगतान। सीमित भुगतान जो है सीमित भुगतान बीमा है ये, और इसमें जो है सीमित समय के लिए कुछ रुपए जमा कराए जाते हैं और वो अवधि अगर पूरी होने पर व्यक्ति जिंदा है तो वो जो धनराशि है उसको मिलेगी, और अगर व्यक्ति जिंदा नहीं है तो उसके घर वालों को दी जाती है। नेक्स्ट है बंदोबस्ती भुगतान। इसमें भी सीमित समय के लिए सीमित अमाउंट जमा कराई जाती है और व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब अगर उस अवधि तक रहता है तब तक उसको मिल जाएगी, और अगर वो नहीं है तो उसके घर वालों को। नेक्स्ट हमने जाना था शेयर के बारे में। शेयर का मतलब होता है एक कंपनी के कोई कंपनी, अगर हम किसी कंपनी पर रुपए लगा रहे हैं, मान लीजिए कोलगेट पर, तो उसके लिए काफ़ी सारी धनराशि चाहिए होती है और वो धनराशि कई लोग मिलकर लगाते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट। अगर उस मान लीजिए कोलगेट की कंपनी को नुकसान हो गया तो वो सारे सदस्यों को भी नुकसान होगा, अगर लाभ हुआ तो सारे सदस्यों को भी लाभ ही होगा। ऋण पत्र शेयर वही सिचुएशंस में व्यक्ति जिसने भी रुपए लगाए हैं उसे एक फिक्स अमाउंट मिल जाती है तो इतना घाटा उसे नहीं होता है। नेक्स्ट हमने देखा था पिगी बचत योजना, और ये जो है सिंडिकेट बैंक के द्वारा शुरू की गई थी, और ये इसका उद्देश्य क्या था? सिंडिकेट बैंक ने पिगी बचत योजना, जैसे कि हम जान रहे हैं नाम से ही पिगी बैंक जैसे होता है छोटा छोटा, तो महिलाओं के अंदर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें बचत की भावना जागृत करने के लिए ये पिगी बचत योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? सिंडिकेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और एक जो है प्रत्येक माह व्यक्ति की सैलरी से कट जाता है और लास्ट में उसे एक अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। जीपीएफ गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग होते हैं उनको मिलेगा, और ये जो है जो भी व्यक्ति है सर्विस में उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप ही कट जाती है और लास्ट में जो है अच्छी अमाउंट मिलती है। नेक्स्ट है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये जो प्राइवेट सेक्टर पे लोग होते हैं उनको भी मिल जाएगा, और इसकी शर्त ये होती है कि वो संस्था जो है 30 साल पहले खुली हुई हो और साथ ही लगभग 20 लोग इसमें काम कर रहे हो। अब हम जानेंगे बचत के निर्धारक तत्वों के बारे में, और ये जो है आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बचत के निर्धारक तत्व। बचत के निर्धारक तत्व। बचत के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो इच्छा है, सुविधा है और ज्ञान। इच्छा, अगर व्यक्ति की इच्छा है तभी वो बचत करेगा। मान लीजिए उसे सेविंग करनी ही नहीं है तो वो क्या करेगा? सेविंग नहीं करेगा। व्यक्ति की इच्छा होती है तो वो कम रुपए में भी बचत कर लेता है। सुविधा, अगर व्यक्ति कमा रहा है तभी तो वो बचत कर पाएगा, अगर उसके पास आय ही नहीं रही है तो वो कैसे बचत कर पाएगा। ज्ञान, व्यक्ति जैसे कि हमने जाना कितने सारे सेविंग के तरीके होते हैं, अगर व्यक्ति को उन सभी तरीकों के बारे में नॉलेज होगी तभी वो क्या करेगा वो जमा करेगा, बचत करेगा, तभी तो वो बचत करेगा। अगर उसको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो वो बचत नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आज ये जो है चैप्टर फिनिश होता है जो रिसोर्सेज हमने शुरू किए थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें पूरी हो चुकी है, ये पूरा टॉपिक हो चुका है। इसका जो टेस्ट है मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कि इसका टेस्ट हम कब लेंगे। 50 क्वेश्चन जो आपको बनाए जाएंगे उसका जिससे आपका एक रिवाइज हो जाए। तो आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और आज ये टॉपिक फिनिश होता है जो कि हमने रिसोर्सेज वाला चैप्टर शुरू किया था वो आज फिनिश हो रहा है। और कल से हम पढ़ेंगे डेकोरेशन के बारे में। होम डेकोरेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी क्या क्या शैलियाँ होती है, मोटिव, डिजाइन, ये सब चीज़ें क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और जो है इससे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी करवाऊंगी और आप जरूर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।